हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विशायस में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस की एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना इंतज़ार किए। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, इसको पढ़ने का एक तरीका है कि आप बहुत ज़रूरी चीज़ें ही पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि इसमें सिर्फ कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि इंग्रेडिएंट, खाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि चावल बनाने के लिए क्या क्या होता है, पानी और चावल बस। तो अलग अलग खाने बनाने के लिए किस तरीके के इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। एक छोटे छोटे एग्जांपल है बच्चों की, टोटली बच्चों की किताब एक तरीके से कह सकते हैं। रोटी बनाने के लिए हमें आटा और पानी चाहिए होता है। दाल बनाने के लिए हमें थोड़ी सी दाल, थोड़ा पानी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा ऑयल या घी या और थोड़े स्पाइसेस, बस इतनी ही चीज़ें हैं इसमें। फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, कौन सी चीज़ों से क्या क्या मिलता है। जैसे प्लांट सोर्सेस हैं, तो प्लांट सोर्सेस में जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब आते हैं। एनिमल सोर्सेस में जो मीट है, जो अंडे हैं, जो मिल्क है, वो प्लांट एनिमल सोर्स हैं जो हमारे फूड में आते हैं। फिर से किस तरीके से इडली बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, चिकन करी बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, खीर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ये सब चीज़ें हैं। और ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो नाम होते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के, वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, दोनों ही तरीक़ों से। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, फूल है, जो फूल जब मैच्योर हो जाता है, उसके बाद फूल से ही हमें फल मिलता है, जो फ्रूट होते हैं। स्टेम मतलब डंठल जो होती है वो, लीफ मतलब पत्ते। ये पूरा शूट सिस्टम होता है, जो मिट्टी के ऊपर होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। और जो रूट होता है, जो ज़मीन के अंदर होता है, उसे रूट सिस्टम कहते हैं। रूट एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स को उठा के ऊपर पहुंचाने का काम करता है। जो धरती के नीचे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे अब्जॉर्ब करता है और उसे ऊपर प्लांट को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए भेज देता है। तो दो सिस्टम है रूट के भी, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी सिस्टम है, जो स्टेम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, उसे प्राइमरी सिस्टम कहते हैं, ये वाला। और जो दूसरा है, जो सेकेंडरी है, जो नीचे धरती तक नीचे पहुंचा होता है, उसे सेकेंडरी सिस्टम कहते हैं। तो ये भी हो गया। सम प्लांट्स हैव मोर देन 2 एडिबल पार्ट्स, मतलब उसकी जड़ भी आप खा सकते हैं, पत्ते भी खा सकते हैं। जिस तरीके से मूली है या गाजर है, गाजर को तो खैर उसके पत्ते नहीं खाते हैं, पर मूली है, मूली के जो पत्ते होते हैं वो भी उसे सब्ज़ी बना के खाया जाता है। और जो मूली होती है उसे तो नेचुरली खाया ही जाता है, सलाद में हो या किसी भी तरीके से हो। किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ये बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ होती है। जो स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप घर में चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। जिस तरीके से आप स्प्राउट्स के लिए पहले रात में भिगो दीजिए, चने हो या मूंग की दाल हो, उसे रात में भिगो दीजिए। सवेरे जब ये फूल जाते हैं तो उसमें से पानी निकाल दीजिए पूरी तरीके से, और सूखे कपड़े में लपेट के उसे रख दीजिए। पूरे या तो 12 घंटे या 24 घंटे बाद उसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। ये हनी जो होती है, ये बनाने का तरीका बताया है। जैसे जो बी होती है, जो मधुमक्खी होती है, वो नेक्टर कलेक्ट करती है। जो फ्रूट्स के जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के बीच में नेक्टर होता है। ये नेक्टर कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके वो बी हाइव में ले जाती है और यहाँ पे जमा कर देती है, जिससे जो न्यूबॉर्न जो बीज होती हैं उनको खाना मिलता है। तो यही जो नेक्टर है वो जमा होके यहाँ शहद बन जाता है। एनिमल 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस। हर्बीवरस मतलब जो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए, जो शाकाहारी जिन्हें कहते हैं। कार्निवरस वो होते हैं जो शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जिस तरीके से शेर है, वो 100% शिकार पे ही डिपेंड करता है भोजन के लिए। और ओमनीवरस ऐसे होते हैं एनिमल जो दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। जैसे वो एनिमल पे भी डिपेंड करते हैं, जो शिकार भी कर सकते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। इस तरीके से दिया गया कौन सा एनिमल क्या क्या खाता है, तो बच्चों को दिया जाता है जो
बच्चों को जो देने की जैसे रैट क्या खाता है बच्चों से पूछा जाता है, लायन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है, ये वर्कशीट है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये पहला चैप्टर कंप्लीट। अब सेकंड चैप्टर में चलते हैं। सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारे खाने में क्या क्या होता है। जिस तरीके से एक नॉर्मल थाली है, इसमें रोटी है, सब्जी है, दाल है, ये नॉर्मल थाली होती है। इसमें चावल मिसिंग है एक्चुअली, बट नॉर्थ इंडिया में चावल इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है और साउथ इंडिया में रोटी भी इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं एक न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट। भारतीय खाने में तो 56 भोग का रिवाज है। 56 भोग मतलब 56 तरीके के अलग अलग खाने। बट एक नॉर्मल बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि मिल्क है, पिकल है, कर्ड है, फ़िश करी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बट एक बैलेंस डाइट क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग खाने में अलग अलग क्या क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं। खाने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देती बट उसमें प्रेजेंट होती है, वो है न्यूट्रिएंट्स जो कॉमनली पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि खाने में एडिशनली होने ही चाहिए। जो नॉर्मली डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो वाटर को अब्जॉर्ब करके रखते हैं हमारे शरीर में। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए काम में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मेनली दो यहाँ पे दिए हुए हैं, एक स्टार्च और शुगर। अब स्टार्च में जो हमारे फूड में है वो स्टार्च में इसमें स्टार्च है कि नहीं ये पता लगाने के लिए तरीका दिया है। जैसे आयोडीन सोल्यूशन होता है, उसको अगर खाने में डालते हैं, जैसे ये लड़की है, ये एक आलू में आयोडीन सोल्यूशन डाल रही है, तो अगर इसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसमें स्टार्च है। इसी तरीके से प्रोटीन का पता लगाने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कॉपर सल्फेट हम खाने में डालते हैं और उसका कलर वायलेट हो जाता है तो उस खाने में डेफिनेटली प्रोटीन है। और जिस तरीके से फ़ैट का पता लगाना तो बहुत ही आसान है। फ़ैट मतलब चिकनाई, जो तेल होता है, घी होता है। तो खाने को हम नॉर्मली कपड़े में लपेटते हैं, पेपर में या फिर कागज़ में। अगर उसमें चिकनाई सी आ जाती है तो उसमें फ़ैट है। यहाँ सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ये रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है कि इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जहाँ भी स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट है। सम सोर्सेस ऑफ फैट, इनमें भी हमें फ़ैट मिलता है। अब विटामिन और मिनरल्स के बारे में जानते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। इसमें कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं। जो विटामिन ए के सोर्सेज दिए हुए हैं, जो गाजर होते हैं, मैंगोज़ हैं, फ़िश, मिल्क, ये सब, पपाया, कैरेट, ये सब चीज़ों में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन बी के सोर्स है, जैसे मीट है, चावल है, गेहूँ है, विटामिन बी होता है इनमें। विटामिन सी के सोर्सेज जो ज़्यादातर सिट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनमें विटामिन सी होता है। जैसे ये गुआवा है जिसे अमरूद कहते हैं, नींबू है, आंवला है, मिर्च है, टमाटर है। जैसे ये अलग अलग विटामिन का अलग अलग काम होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को मेनली एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अलग अलग विटामिन का अलग अलग काम है। जैसे विटामिन ए का काम होता है हमारी आँखों की रोशनी को मजबूत करना। अगर किसी आदमी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती है। इसी तरीके से अलग अलग विटामिन का अलग अलग काम है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ग्रुप ऑफ विटामिन्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं, B1 से लेके B12 तक, वो अलग काम करते हैं। विटामिन डी का काम होता है हड्डियाँ मजबूत करना। विटामिन ई और के जो मेनली होते हैं ये रक्त में थक्का बनाने के लिए, खून को जमाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो अगर इसमें विटामिन के और ई की डेफिशिएंसी होती है किसी में तो उसका खून जमता नहीं है, उसमें क्लॉटिंग नहीं होती, वो बहता जाता है। तो
ये दिक्कत है। हमने बचपन में कई बार सुना है अपने बड़े बुज़ुर्गों से कि सवेरे की जो नरम धूप है वो लेने से विटामिन डी मिलती है, बट इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक ट्रिक है। मिलती ज़रूर है, बट वो हमारा शरीर खुद विटामिन डी बनाता है। अगर धूप हमारे शरीर में पड़ेगा तो आयोडीन जो हमारे शरीर में होता है, जो नमक से मिलता है हमें, वही विटामिन डी को बनाता है। ये सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन लिख दिए हुए हैं, सम सोर्सेस ऑफ फास्फोरस। देखिए ये न्यूट्रिएंट्स आ गए। जो आयोडीन मेनली हमें नमक से मिलता है, मछलियों से मिलता है, केकड़े और जिंजर जो अदरक है इससे मिलता है। जो फास्फोरस है, फास्फोरस हमें दूध, केला, मिर्च, गेहूँ और चावल से मिलता है। आयरन जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में, पालक, मीट, सेब, इन सब से मिलता है। और कैल्शियम जो हड्डियाँ मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मिल्क और अंडे से मिलता है। कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो एक्चुअली उनका शरीर में कोई काम नहीं होता, वो हमारे जो खाना है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, उनको शरीर में ले जाने का काम करते हैं और वाटर को होल्ड करते हैं। ये रफेज भी कहा जाता है इसे। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे शरीर की नीड्स हैं, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जिन जिन चीज़ों की हमें डेली आवश्यकता पड़ती है, वो अगर खाने में है तो हम उसे बैलेंस्ड डाइट कहेंगे। इस तरीके से खाने में अगर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हैं, अगर हम उसे काटेंगे और उसे धोएंगे तो वो विटामिन्स कई हद तक निकल जाता है। और कई फ्रूट्स में जो छिलके होते हैं तो उसमें भी विटामिन्स होता है, तो छिलके हम निकाल देते हैं, तो छिलके से भी हमें विटामिन्स और मिनरल्स लॉस हो जाते हैं। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इंग्लिश में। तो एक ओबेसिटी होती है, मोटापा जिसे कहते हैं। तो मोटापा ज़्यादा खाने से होती है। हमें शरीर में जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर उससे हम ज़्यादा खाएंगे तो हमें मोटापा हो जाता है। डेफिशिएंसी डिसीजेस, जो हमें अगर कोई विटामिन या मिनरल्स हमारे शरीर में कम है तो हमें किस किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि विटामिन ए की कमी से हमें आँखों की कमज़ोरी आ जाती है। अलग अलग विटामिन्स की कमी से अलग अलग बीमारियां होती हैं। ये ओबेसिटी का एग्जांपल है, एक मोटा बच्चा दिया हुआ है। एक ये टेबल बहुत ज़रूरी है। टेबल अगर आप रट लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एनसीईआरटी बुक में बहुत कम चीज़ें हैं जो रटने के लिए हम कह सकते हैं। जैसे कि ये टेबल हर एग्ज़ाम में काम आएगा। हर एग्ज़ाम मतलब एक ग्रुप डी से लेके यूपीएससी के मेंस तक के टेबल काम आएगा। तो इसे रटना बहुत ज़रूरी है। कौन सी विटामिन से किस तरीके की डेफिशिएंसी होती है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। चलिए चैप्टर 3 में चलते हैं। फाइबर टू फैब्रिक। अब इसमें कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं। अब फाइबर दो तरीके के होते हैं। एक तो नेचुरल फाइबर जो कॉटन होता है, और एक सिंथेटिक फाइबर जो हम आर्टिफिशियली नायलॉन या फिर किसी अदर मटेरियल से बनाते हैं। यार्न, ये शब्द याद करना ठीक ज़रूरी है क्योंकि ये बाद में काम आते हैं। यार्न, ये जो धागा है, थ्रेड है, जो एक कपड़े से निकाला जा रहा है कोने से, इसे यार्न कहते हैं। तो फाइबर भी कहा जाता है। जो जैसे नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं? कॉटन, जूट, सिल्क और वुल। ये नेचुरल होते हैं, ये प्लांट से मिलते हैं हमें, कॉटन, जूट और सिल्क। और जो वुल होता है ये भेड़ बकरियों के बाल से मिलता है। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो आदमी जो साइंस का इस्तेमाल करके बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल सोर्सेस होते हैं उनसे बनते हैं। कॉटन की खेती आपने देखी होगी। इस तरीके की कॉटन की खेती होती है, फूल होता है, उसके अंदर से कॉटन जब सूख जाता है तब ऐसे कॉटन के बॉल्स निकलते हैं। कॉटन बॉल अगर आपने देखा होगा तो कॉटन बॉल
उसके अंदर बीज होते हैं छोटे छोटे, जो उसके आसपास कॉटन लिपटे होते हैं। तो उसको निकालने के लिए एक प्रोसेस होती है गिनिंग। गिनिंग से कॉटन और उसके बीजों को अलग किया जाता है। कॉटन के बारे में हो गया। अब जूट। जूट क्या होता है? एक प्लांट है। ज़्यादातर ये बारिश के सीज़न में ही ग्रो किया जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम के स्टेट में। और इसमें क्या होता है, ग्रो करके इसे पानी में छोड़ दिया जाता है कई दिनों के लिए। और फिर बाद में जब ये थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाता है तो इसे पत्तियों को अलग करके जो स्टेम होती है, इस स्टेम से ही जूट को निकाला जाता है। और कोई भी कपड़ा बनाने के लिए एक जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि कॉटन है, कॉटन का बॉल है, कॉटन के बॉल को धीरे धीरे लपेट लपेट के इस तरीके से यान बनाया जाता है। फिर यान ही आगे चल के धागा बनता है, थ्रेड, और फिर थ्रेड को ही क्रॉस करके इस तरीके से कपड़ा बनाया जाता है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये चरखा, जो गांधी जी का चरखा है, ये भारतीय आज़ादी के इतिहास का बहुत सिंबॉलिक हिस्सा है, क्योंकि गांधी जी ने चरखा ऐसे ही दिखाने भर के लिए नहीं चलाया। उन्होंने देसी कपड़ों को प्रमोट करने के लिए ये चरखा इस्तेमाल किया था। उस समय विदेशी कपड़ों का बहुत ज़ोर था। जैसे अंग्रेज़ों का कपड़ा जो होता था बहुत सस्ता होता था, टिकाऊ होता था, और भारतीयों का जो कपड़ा है वो बहुत भारी और रफ़ होता था। तो उससे अंग्रेज़ों की इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही थी और भारत पीछे। तो गांधी जी ने ये कहा था कि हर कोई चरखा चलाए, हर कोई घर में कपड़ा बनाए और विदेशी कपड़ों का तिरस्कार करे, उसे छोड़ दे। ये एक छोटी सी कहानी इसकी। ये छोटी सी प्रोसेस है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो हमने बता दी। वीविंग जो होती है, वीविंग की प्रोसेस बस बहुत आसान है। जो हमारी दादी माँ, नानी माँ जो ऊन के जो कपड़े बुनती है उसे वीविंग बोलते हैं। ये एक वीविंग का एक तरीका है। बच्चों को जो वर्कशीट दी जाती है, जैसे बचपन में हम किए हुए हैं ये सब चीज़ें, बट इतनी इम्पोर्टेंट ये है। निटिंग एक टेक्निकल टर्म है इसके लिए, और ये प्रोसेस को ही हम वीविंग बोलते हैं। ये एक प्रोफेशनल तरीका था 19वीं शताब्दी में कपड़ा बनाने का। पहले धागों को एक लाइन में सीधे बांध दिया जाता है दोनों तरफ से, फिर एक धागे को इस क्रॉस ले गए, फिर उसे इस कंघी की मदद से कोने में ले आए, फिर दूसरे धागे को ले आए, फिर कंघी की मदद से कोने में ले आए। इस तरीके से ये हैंडलूम बनाने का, हैंडलूम इंडस्ट्री जो बोलते हैं, हैंडलूम मतलब हाथ से बनाया हुआ कपड़ा। निटिंग जैसे कि हमने बताया, दादी माँ का ऊन से जो स्वेटर बनाने का तरीका निटिंग होता है। ये एक हिस्टोरिकल वे बताया हुआ है, किस तरीके से लोगों ने कढ़ाई बुनाई, सिलाई ये सब सीखा। जिस तरीके से एग्रीकल्चर प्रॉस्पर हुआ और एग्रीकल्चर आगे बढ़ा, उसी तरीके से धीरे धीरे लोगों ने कपड़ा और उस पर काम करना शुरू किया। एक कॉटन रोल जैसे प्रोसेस, छोटी सी प्रोसेस का एक डायग्राम बोल सकते हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जिससे एक कपड़ा बनाने का कॉटन बॉल से लेके कपड़ा का तरीका है। कॉटन रोल को गिनिंग प्रोसेस से ले जाते हैं तो फाइबर बनता है, फाइबर को स्पिनिंग प्रोसेस से ले जाते हैं तो यान बनता है, यान को निटिंग या वेविंग से फैब्रिक बना दिया जाता है। ये चैप्टर 3 ख़त्म हो गया। अब चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 4 में अब मटेरियल को ग्रुप करना सीखेंगे। हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग पैरामीटर से ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि हमने खाने को देखा, हम एक प्रोटीन वाला एक ग्रुप अलग होता है जिसमें अंडे, मीट और दूध होता है। विटामिन सी वाला ग्रुप अलग है जिसमें फ्रूट, सिट्रिक होते हैं। तो हम चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इस थ्योरी में इतना कुछ नहीं है। जैसे ग्रुपिंग करना बताया हुआ है कि जो वुड से बनी हुई चीज़ें उनका ग्रुप अलग होगा, पेपर से बनी चीज़ों का अलग, लेदर से बनी हुई चीज़ों का ग्रुप अलग होगा,
इस तरीके से मटेरियल को सेपरेट करने का तरीका बताया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या क्या होते हैं, जिस तरीके से इस पैराग्राफ में इतना कुछ खास नहीं है। जिस तरीके से हम पानी रखने के लिए किसी चीज़ को अगर हमें बनाना है तो हम कपड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कपड़ा पानी को आर पार ले जाएगा। तो इसी तरीके से हम पानी को रोकने के लिए अगर हमें कोई चीज़ बनानी है तो हमें प्लास्टिक, मेटल, इस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें इतना कुछ खास नहीं है। अपीयरेंस, चीज़ें दिखती कैसी हैं। आयरन जो है शाइनी होता है, जब उसमें रस्ट पड़ जाता है तो वो ब्राउन होता है। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। एक्टिविटी बच्चों के करने के लिए चीज़ है, तो ये इसमें भी हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आगे हार्डनेस, अगर मटेरियल हार्ड है तो वो आसानी से दबती नहीं है। जैसे लोहा हो गया, हम उसे दबाने की कोशिश करेंगे वो दबेगा ही नहीं। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक सॉफ्ट होता है। जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, वुड हार्ड होता है। पानी में कौन कौन सी चीज़ घुल जाती है, कौन कौन सी चीज़ नहीं घुलती, ये बच्चों के लिए एक्टिविटी है। सॉल्युबल, जो पानी में घुल जाता है उसे सॉल्युबल कहते हैं, जो पानी में नहीं घुलता उसे नॉन सॉल्युबल कहते हैं, इनसॉल्युबल कहते हैं एक्चुअली। ओके, एक्टिविटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दिया हुआ है कि पानी में ये जब चीज़ें मिलाने की कोशिश करोगे तो वो मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि ये इनसॉल्युबल चीज़ें हम पानी में डाल रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है तो हम उसके आर पार बिल्कुल देख सकते हैं, तो इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट कहेंगे। अगर हम किसी चीज़ के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। और जो पार्शियल होता है उसे हम ओपेक कहते हैं। तो जैसे कि ओपेक मतलब अपारदर्शी, जो चीज़ें जिनके आर पार नहीं देख सकते हैं हम उसे ओपेक कहते हैं। ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट जो चीज़ होती है जो जिससे हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, मतलब जिस कांच में गंदगी पड़ी हो तो उसे हम कम विजिबिलिटी के साथ देख सकते हैं। यही ट्रांसलूसेंट, जैसे ये टॉर्च के आगे हाथ रखते हैं तो हमें लाल लाल सा हाथ दिखता है, क्योंकि जो हमारी रोशनी होती है टॉर्च के वो हमारे हाथ से आर पार जाती है। जो हमारे हाथ में जो ब्लड होता है वो कुछ रोशनी को रोक लेता है, तो उस और थोड़ी सी रोशनी को पार जाने देता है। तो जो रोशनी पार चली जाती है वो हमें लाल लाल दिखती है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, अब चैप्टर 5 पे चलते हैं। साइंस के क्लास 6 के एनसीईआरटी में इतना कुछ खास नहीं है, हम बस पढ़ के आगे निकलते जाएंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, हम चीज़ों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। जिस तरीके से ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किस तरीके से हम दही को मट्ठे से अलग करते हैं, और नहीं, मक्खन को मट्ठे से अलग करके मक्खन से फिर घी बनाते हैं। तो ये मथने का एक प्रोसेस है। इसको इंग्लिश में चर्निंग कहते हैं। मथने को मथने को, हाँ, दही मथने को ही चर्निंग कहते हैं। ये चाय है, चाय को हम छानते हैं तो पत्ती पत्ती अलग हो जाती है। जो फ्लेवर टी होती है जो पीने लायक वो अंदर से ले जाती है। इसमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, उसका कारण क्या है। जैसे कि जो चावल होता है उससे हम पत्थर चुन के बाहर निकाल देते हैं ताकि वो बाद में खाने में ना आए। चर्निंग ऑफ मिल्क, हम दही क्यों मथते हैं, क्योंकि उसको हमें घी और मट्ठा अलग करना होता है। सेपरेशन ऑफ टी लीव्स, अगर चाय की पत्तियां हमें अगर मुंह में पीने में आएंगी तो बहुत गंदा लगेगा। ये इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, हैंड पिकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रिमिटिव टाइप है। जो हैंड पिकिंग होता है, हाथ से खाने में अलग करना। जैसे चावल है, ये बंदा गेहूं से कंकड़ अलग कर रहा है, ये गेहूं है, हैंड पिकिंग कहते हैं।
थ्रैशिंग एक प्रोसेस आपने देखी होगी जो हम गांव में करते हैं। जो जैसे जो धान की खेती होती है, धान की खेती में क्या होता है, जब धान पक के तैयार हो जाती है तो हम काट के इस तरीके से गट्ठे बनाते हैं। फिर इस गट्ठे को मजबूत जो पत्थर है या फिर टेबल कुर्सी जो भी हो उसमें ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। तो क्या होता है, जो धान है वो बीज अलग हो जाते हैं और ये जो पराली जिसे कहते हैं, पराली अलग हो जाती है। तो इसे थ्रैशिंग बोलते हैं। किसी भी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से पटक के उसे अलग करना, इसे थ्रैशिंग कहते हैं। अब एक और अलग तरीका है वीविंग हमने देखा है, जैसे ये है, हम एक सूपा, हमारे गांव में तो सूपा कहते हैं। सूपे में गेहूं भर के ऊपर से गिराया जाता है, तो एक नेचुरल यहाँ पे हम पंखा बना सकते हैं, जो एक हवा दे रहा है। ज़्यादातर तो हमने ऐसा ही देखा है, एक पंखे में चलता है। तो जो गंदगी है, जो डस्ट है या फिर जो घास फूस के टुकड़े हैं, जब भूसा जिसे कहते हैं, वो अलग हो जाता है हवा से। और जो दाने दाने हैं जो हल्के से भारी होते हैं, इनके कंपैरिजन में वो नीचे गिर जाते हैं। इसे वीविंग कहते हैं। एक तरीका होता है सीविंग। सीविंग होता है जो हम छन्नी से आटा अलग अलग करते हैं, उसे कहते हैं सीविंग। छानना तरीके से हो सकता है जो सीविंग, जैसे ये, इसे सीविंग कहते हैं। एक ये तरीका है जो मज़दूर रेत में से जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं वो अलग करता है, क्योंकि जो बिल्डिंग मटेरियल, अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े कंकड़ होंगे तो वो कमज़ोर होती है, तो छोटे छोटे बारीक बारीक जो रेत बचती है उसी से आखिरी में बिल्डिंग बनाई जाती है। अब सीविंग हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब जो मटेरियल का जो साइज़ है उसमें डिफरेंस आता है। जैसे रेत में बड़े कंकड़ होते हैं तो हम उसे छान के अलग कर देते हैं। ऊपर जो हमने देखा वो तो एक फ़िज़िकल फॉर्म ऑफ सेपरेशन था। अब हम थोड़े डिटेल में जाएंगे और थोड़े से अलग टाइप के सेपरेशन के तरीके देखेंगे, जिस तरीके से सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जैसे हम पानी के साथ कुछ हैवी मटेरियल्स होते हैं, रेत होते हैं, कंकड़ पत्थर हो गए और मिट्टी हो गई, तो हम पानी को थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो उसके नीचे जैसे ये ग्लास है, इसमें हम पानी डाल देते हैं गंदा, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर डस्ट पार्टिकल, कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम निकाल के अलग कर दें तो इस चीज़ों को कहते हैं सेडिमेंटेशन। और दूसरा ही होता है जो बचा हुआ पानी है, जो उसमें थोड़ी सी गंदगी और होगी, इसको निकाल के बाहर कर दें तो ये डिकैंटेशन हो गया। ये डिकैंटेशन का प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है। एक होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसी को जो सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन प्रोसेस है, इसी को रिपीट कर कर के हम अगर चीज़ों को फ़िल्टर करने की कोशिश करें तो उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। एक्टिविटी एज यूजुअल नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ये एक तरीका बताया है किस तरीके से हम प्लेन कागज़ से एक छन्नी नुमा चीज़ बना सकते हैं। इवेपोरेशन तो सिंपल प्रोसेस होती है, पानी को उबालते हैं तो वो भाप बन के उड़ जाता है, तो वो इवेपोरेशन होता है। ये भी एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। इससे जो इवेपोरेशन है, इस प्रोसेस से हम नमक बनाते हैं। जिस तरीके से जो सॉल्ट वाटर होता है जो समंदर में होता है, वो हम थोड़ा सा ले आते हैं, यहाँ गड्ढा बना देते हैं छोटे, यहाँ पे पानी डाल देते हैं। कुछ समय बाद पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, तो पानी में जो नमक होता है वो बचा हुआ यहीं रह जाता है। फिर इसमें हम पानी डालते हैं, जो नमक युक्त पानी होता है, फिर थोड़ा सा पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो उसमें बची हुई चीज़ नमक रह जाती है। तो ये इस टाइप के फिल्ट्रेशन प्रोसेस में इवेपोरेशन का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से हम मल्टीपल प्रोसेस को ऐड करके हम कई तरीके की सेपरेशन की प्रोसेस बना सकते हैं। एक कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, जिस तरीके से ये एक कंडेंसेशन की प्रोसेस है कि एक केटल है, उसमें पानी हम उबाल रहे हैं,
तो ये पानी भाप बन के बाहर आ रहा है। तो जैसे ये भाप है, तो भाप को हमने एक ढक्कन है, इसके ऊपर बर्फ़ रखी हुई है, आइस है, तो आइस रखी हुई है, तो ये भाप जब ठंडा होता है, एकदम से अचानक ठंडा हो जाता है, तो ये कंडेंस होकर पानी बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। ये भी इतना इम्पोर्टेंट। चलिए, क्या पानी में हर चीज़, हर तरीके के सब्सटेंस डिज़ोल्व हो सकते हैं? नहीं। पानी में नमक हम भिगो सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा नमक लेके पानी में डाला तो ये घुल जाएगा। एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि हम नमक, पानी में कितना नमक मिला सकते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उतना ही नमक हम पानी में घोल सकते हैं। अगर पानी में उस लेवल से ज़्यादा नमक नहीं घुल रहा है, आखिरी में कुछ कण पानी नमक के रह जा रहे हैं, और वो हम कितना भी हिलाते जाएं वो नहीं घुल रहा है, मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, इससे ज़्यादा नमक पानी में नहीं घुल सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए अब चैप्टर 6 पे चलते हैं। और चैप्टर 6 में हम देखेंगे हमारे आसपास क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, चेंजेस अराउंड अस। इस तरीके से सपनों की दुनिया दिखाई गई है, किस तरीके से हम सपने देखते हैं बचपन में। एक्टिविटीज़ जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम बचपन में कागज़ के जो जहाज़ बनाया करते थे, किस तरीके से हम आटे को गूंद के पानी में मिला के रोटियां बनाते हैं, आटा किस तरीके से रोटी में परिवर्तित हो जाता है, ये सब चीज़ें हैं। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग चेंजेस, किस तरीके से चेंजेस आते हैं। ये हथियार बनाने का एक छोटा सा तरीका दिया हुआ है। किस तरीके से हैंडल का जो हम हैंडल होते हैं, एक तरफ से मोटा होता है, एक तरफ से पतला होता है, तो हम एक तरफ से इस औजार को डाल देते हैं, दूसरी तरफ से ये हार्ड हो जाता है। बस यही है, इतनी ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक पुराने ज़माने में जो बैलगाड़ी हुआ करती थी, तो बैलगाड़ी में लकड़ियाँ बहुत जल्दी घिस जाती हैं अगर हम ऐसे ही चलाते हैं, तो इसमें एक लोहे की रिंग डाल दी जाती है ताकि ये लंबे समय तक चले। ये उसी तरीके से जैसे हम घोड़े के पैर में नाल डाल देते हैं। नाल होती है लोहे की, एक लोहे का या किसी और मटेरियल का एक धातु का टुकड़ा होता है जो घोड़े के पैर में लगा देते हैं, तो उसके जो खुर हैं, जो घोड़े के पैरों के नीचे जो हार्ड ये होता है, उसे खुर कहा जाता है। ये बर्निंग ऑफ कैंडल, किस तरीके से एक जो मोम है, मोम अगर हम जलाते हैं तो पिघलती है, तो पिघलने से उसमें जो वेपर बनती है, उस वेपर को हम जलाते हैं तो वेपर से आग बनती है। किस तरीके से गर्मी से पिघलता है, पिघलने से वेपर बनता है, वेपर से उससे आग जलती है। ये इस तरीके से कुछ परिवर्तन लिखे हुए हैं। कुछ कहानीनुमा चीज़ें लिखी हुई हैं। ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, परिवर्तन के बारे में लिखा हुआ है। चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, हम प्लांट्स के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे एक प्लांट का एक एग्जांपल दिया हुआ है, 2 पार्ट होते हैं। जो ज़मीन के ऊपर होता है उसे पेड़ का तना या पत्तियां, ये सब पौधे कहते हैं। जो पेड़ के ज़मीन के नीचे होता है उसे जड़ कहते हैं। अब यहाँ हर्ब्स, श्रब्स और ट्री, इसके बारे में डिफरेंसेस हैं। हर्ब्स क्या होते हैं? झाड़ियाँ होती हैं। श्रब्स भी झाड़ियाँ होती हैं। हर्ब्स मतलब जो पत्तियाँ हैं उन्हें हर्ब्स कहते हैं। जो पेड़ होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इस तरीके से उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है बच्चों को करने के लिए। ये हर्ब और श्रब और ट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है। वीड के बारे में लिखा हुआ है। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, घर पतवार जिसे कहते हैं, जो अपने आप उग जाते हैं, जिनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बाद में उसे उखाड़ के फेंकना होता है।
जो हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, उनके जो प्लांट होते हैं वो नॉर्मली ग्रीन होते हैं। उनके जो स्टेम्स होते हैं, जो तना होता है वो टेंडर होता है, हल्का फुल्का होता है, मजबूत नहीं होता, उन्हें हर्ब्स कहते हैं। श्रब्स जो होते हैं, श्रब्स नॉर्मली ऐसे होते हैं जो धरती पर ही होते हैं। ये एक खरबूजे का प्लांट है, खरबूजे का प्लांट धरती पर ही होता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। तो श्रब्स जो होते हैं वो धरती पर ही होते हैं। श्रब दो प्रकार के होते हैं, क्रीपर जो धरती पर ही फैलते हैं, और एक क्लाइंबर होते हैं जिन्हें अगर थोड़ा सा बेस मिल जाए, थोड़ा सा हाइट पकड़ने के लिए, तो वो ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं। ये होते हैं श्रब्स। स्टेम्स के बारे में दिया हुआ है। स्टेम मतलब तना, जो पत्तियों को जोड़ के रखता है। जैसे ये पत्तियां हैं, ये फ्लावर है, किसी भी तरीके का जो स्टेम होता है, ये स्टेम होती है, जो एक बेस होता है जो बीच में होता है। इसी तरीके से एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। क्रीपर और क्लाइंबर का एग्जांपल जैसे हमने ये देखा, फ़ोटो देख के बहुत चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। ये एक छोटा एग्जांपल है किस तरीके से स्टेम जो होती है, एक बेस होता है जो प्लांट का एक हिस्सा होता है। उसके जो स्टेम के बीच में, स्टेम और पत्तियों के बीच में जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसे पीटल कहते हैं। पीटल कहते हैं। जो स्टेम्स होती हैं वो प्लांट्स में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को फ्लो को रेगुलेट करती हैं। उससे हम पत्तियों तक जो पानी है और मिनरल्स है वो पहुंचाए जाते हैं। इस तरीके से तने का एक कटआउट है, जिस तरीके से ये तना होता है, तो उसका जो अगर बीच से हम ब्लेड से काटेंगे तो इस तरीके से दिखा होता है। तो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो पानी के मूवमेंट के लिए बने होते हैं। पत्तियाँ क्या होती हैं? पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस के लिए काम आती हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एक जब सूरज की जो धूप है वो पत्तियों पे गिरती है, तो वो फोटोसिंथेसिस करके नेचुरल जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और सूरज की धूप की मदद से वो ऑक्सीजन बनाती है और प्लांट के लिए खाना। जैसा कि हमने जाना है कि जो तना होता है, जो स्टेम होती है, उसको पत्तियों से जो कनेक्ट करने वाला पार्ट होता है वो पीटल होता है, ये वाला पीटल। और जो पत्तियों में जो ब्रॉडर ग्रीन पार्ट होता है उसे लीमा कहते हैं। इस तरीके से ये जो ग्रीन पार्ट है पूरा, इसे लैमिना कहते हैं, लैमिना। पत्तियों में जो नस जैसा पार्ट होता है उसे भी वेन्स कहते हैं। जो इसमें जो ऐसे छोटी जो धारियाँ गई हुई हैं, इससे एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं। एक जो बीच वाला पार्ट होता है, जो पत्तियों का ये वाला पार्ट है, इसे मिडरिप कहते हैं। पत्तियों में जो वेन का जो डिज़ाइन है, किस तरीके से वेन डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उस तरीके से उसके अलग अलग नाम है। जैसे लीफ वेनेशन, जो किस तरीके से वेन उसमें गई हैं, जो अगर डिज़ाइन है वो नेट लाइक है पत्तियों में, तो वो रेटिकुलेट डिज़ाइन होता है। अगर पैरेलल हो तो पैरेलल वेनेशन होता है। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से ये मिड रिब है, जो बीच वाला पार्ट है मिड रिब है, जो यहाँ से गए हैं वो वेन्स हैं। अगर हम पत्तियों को पॉलीथीन से पैक कर देते हैं तो पत्तियाँ इवेपोरेट करती हैं एक्चुअली। तो इवेपोरेटेड जो वाटर होता है वो इसमें पन्नी में कहीं जम जाता है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। चलिए, जो पत्तियाँ जो वाटर वेपर रिलीज़ करती हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। इसमें एक्चुअली ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को दर्शाया गया है। ये एक प्रोसेस दर्शाया गया है जिसमें एक छोटी सी प्रोसेस से ये पता चलता है कि लीफ, जो पत्तियाँ होती है, उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च से ही वो पत्तियाँ अपने प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। वाटरिंग द प्लांट को पानी देना, ये एक्टिविटीज़ लिखी हुई है। फोटोसिंथेसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट से लेके प्लांट्स
सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं, जिससे वो खाना बनाती हैं। रूट्स जैसा कि आप जानते हैं, जो धरती के नीचे वाला हिस्सा होता है वो रूट होता है। रूट एक्चुअली जो धरती से पानी है और न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स के लिए ऊपर ले जाती हैं। और प्लांट का जो सबसे जो मेन पार्ट होता है, जो रूट होता है, वो न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब करना और पानी अब्जॉर्ब करने से अलावा उसको एक एंकर मतलब एक मजबूती प्रदान करता है कि वो धरती पे ज़मीन पे टिका रहे एक जगह। ये स्प्राउटिंग किस तरीके से अंकुरित होते हैं चने, जैसे ये चना है, ये मक्का है, अगर इसको हम धरती पे गाड़ देते हैं तो वो स्प्राउट होते हैं। ये एक अंकुरित होने का प्रोसेस है, इससे प्लांट की शुरुआत होती है। एक प्रोसेस यहाँ पे है जो बच्चे करते हैं, एक्चुअली एक गीला कॉटन लेके उसमें जो चने होते हैं उसे रख देते हैं। तो चने जो गीले कॉटन से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके पहले तो वो मॉइस्चराइज होता है अच्छे से, फिर वो स्प्राउट हो जाता है, जो अंकुरित हो जाता है। ये 2 टाइप के जड़ होते हैं, एक्चुअली 2 टाइप के रूट होते हैं। एक टैप रूट होता है, जो एक मेन रूट की ब्रांच से अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। एक इसमें एक एंकर रूट होता है, बेस रूट होता है, उससे छोटे छोटे रूट्स निकलती हैं अलग अलग। एक होता है फाइब्रस रूट, जो घास में पाई जाती है। हमने घास कभी आप उखाड़ के देखेंगे तो घास में हमें फाइब्रस रूट मिलती है, जिसका कोई एक्चुअल बेस नहीं होता, वो हर तरीके से निकली हुई होती है। यही इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, तो ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्लावर्स के बारे में जानते हैं। फ्लावर्स बहुत सुंदर दिखने वाला पार्ट होता है प्लांट का। एक्चुअली फ्लावर का काम एक्चुअली 2 चीज़ होती हैं। फ्लावर एक तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, जिससे जो इसके अंदर जो बीज होते हैं, बीजों को एक तो उसमें नेक्टर होता है, तो प्लांट उसे खाते भी हैं, प्लस उसमें जो बीज होते हैं, जो बीज उनके द्वारा दूसरे फूलों में जाके छोड़ दिया जाता है। इसे पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन से जो फूल है वो और फल के इससे फल बनते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है एक स्टेम का, इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा एग्ज़ाम्पल है जिसमें पत्तियां हैं। तीसरा एग्ज़ाम्पल में पत्तियां, फ्लावर, स्टेम सब कुछ है। फ्लावर के अलग अलग पार्ट के बारे में जानते हैं। जिस तरीके से फ्लावर का जो बेस होता है, जिससे फ्लावर निकलते हैं एक्चुअली, तो ये उसे पीटल कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। और जो फ्लावर की पत्तियां होती हैं, जो पंखुड़ियां जिसे कहते हैं हिंदी में, उन्हें इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं। अगर हम फूल के अंदर देखेंगे, जो फ्लावर होता है उसके अंदर छोटे 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 इस तरीके से फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट्स क्या होते हैं? ये स्टेमन्स होते हैं। स्टेमन्स के अंदर जो ये पार्ट होता है इसे फिलामेंट कहते हैं, और ये हो गया एंथर, जो पॉलिनेशन के काम आती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक फ्लावर का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे फ्लावर को ब्लूम करने के लिए पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, तो क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि एंथर और स्टिग्मा का एक्सचेंज होता है, जिससे ओवरी में ब्लूमिंग होती है। ब्लूमिंग क्या होती है कि फूल खिलना शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन इसे जानते हैं। जिस तरीके से फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसके बारे में जानते हैं। ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, जहाँ ओवरी से कनेक्टेड पार्ट है, इसे पिस्टिल कहते हैं। यहाँ एंथर है और ये स्टेमन्स है, एंथर को पकड़ के रखने वाले। अब ओवरी के बारे में जानते हैं। ओवरी इनर मोस्ट पार्ट होता है और इसे कट करते हैं, तो इस कट करने के बाद इस तरीके से दिखता है, ओवल्स।
ये तो फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे, किस तरीके से पॉलिनेशन के प्रोसेस से फूल खिलते हैं। अगर पॉलिनेशन प्रोसेस ना हो और इंसेक्ट द्वारा अगर वो पॉलिनेशन के प्रोसेस कंप्लीट नहीं करी जाए तो किस तरीके से ब्लूमिंग रुक जाती है, फूलों का खिलना रुक जाता है, आगे देखेंगे। चलिए आगे वाले चैप्टर में बढ़ते हैं। चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट। अब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में और एनिमल बॉडीज़ के बारे में जानेंगे। बॉडी मूवमेंट, हमारी बॉडी में अलग अलग मूवमेंट होते हैं। जिस तरीके से हम हाथ हिलाते हैं, आँखों की पलकें झपकती हैं, और किस तरीके से हम स्माइल करते हैं, हमारे दांत आगे पीछे होते हैं और शब्द बाहर निकलते हैं। इसके बारे में इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट के बारे में जानते हैं। अगर हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, फ़िज़िकल एक्सरसाइज यही होती है कि हम अपनी बॉडी को किस तरीके से मूव कराते हैं, हम अपने मसल से मेहनत करवाते हैं ताकि उसमें जो फैट है और एनर्जी है वो उसको इस्तेमाल करें और हमारा शरीर फिट रहे। जो मसल मूवमेंट है उससे हमारा शरीर जो है खून का प्रवाह बढ़ाता है। खून का प्रवाह जब बढ़ता है तो प्रॉपरली ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है, तो कहीं जो ब्लॉकेज हो ब्लड वेन्स में, आर्टरीज में, वो क्लीन हो जाती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे हड्डियों में किस तरह मूवमेंट होती है, हाथ के मूवमेंट के बारे में है, इसी को जानते हैं डायग्राम से। जिस तरीके से हम नॉर्मली हाथ मोड़ लेते हैं, अगर हम इस पट्टे को बांध लें तो हमारा हाथ नहीं मुड़ेगा। हमारे शरीर की हड्डियों में अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं, जैसे एल्बो में, शोल्डर में, नेक में, हर तरीके से अलग अलग जॉइंट्स होते हैं। हमारी हड्डियों में अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं। इस तरीके से एक टाइप ऑफ जॉइंट है, बॉल है, तो हड्डी में इस तरीके के जॉइंट्स होते हैं जिससे हाथों के मूवमेंट्स बहुत प्रॉपरली होते हैं। चलिए आगे जानते हैं। तो हड्डियों में एक कैविटी जैसी चीज़ होती है। कैविटी मतलब थोड़ी सी जगह। तो इस तरीके से हड्डी होती है और यहाँ पे एक दूसरी हड्डी जॉइंट हो जाती है, तो इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट होता है। ये हड्डी कहीं से भी मुड़ सकती है, इधर से उधर। तो ये कैविटी वाला हिस्सा ये है। जैसे एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है, हिप बोन है ये। तो हिप बोन जो हमारी जांग होती है, ये एक्चुअली जांग है और ये कमर का हिस्सा है। तो यहाँ पे सॉकेट जॉइंट एग्जांपल है, एक सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पे एक कैविटी है छोटी सी, यहाँ पे हड्डी जाके जुड़ी हुई है और यहाँ पे जो कार्टिलेज है जो एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। तो प्रॉपर मूवमेंट के लिए ये स्ट्रक्चर हमारे शरीर में है। ये तो एग्जांपल है बेल एंड सॉकेट जॉइंट का। एक पाइवोटल जॉइंट होता है, पाइवोटल जॉइंट के बारे में जानते हैं। पाइवोटल जॉइंट में क्या होता है, जो सिलेंड्रिकल बोन होता है, जैसे ये एक बोन है सिलेंड्रिकल बोन, एक रिंग के अंदर घूमता है। जैसे एक रिंग बोन है, जैसे यहाँ पे एक रिंग बोन है, तो इसके अंदर रोटेट होता है। ये एक पाइवोटल जॉइंट का एग्जांपल है हमारे जॉस में, जो एक रिंग के अंदर फंसा हुआ है और ऐसे गोल गोल घूमता है। एक हिंग जॉइंट होता है। हिंग जॉइंट यहाँ एग्जांपल है हिंग जॉइंट का, जो हमारे पैरों में होता है, हाथ में होता है। जैसे कि दरवाज़ा की जो होती है, कब्जे कहते हैं जिन्हें, जो दरवाजे में होते हैं, वो एक साइड को ही मूव कर सकते हैं। जैसे हम अगर इसको दूसरी तरफ से मूव करने की कोशिश करें तो ये टूट जाएंगी। तो ये एक ही तरफ से ओपन और क्लोज वाले हिंग्स टाइप के जॉइंट्स होते हैं। फिक्स्ड जॉइंट, एक फिक्स्ड जॉइंट है जो बिल्कुल मूव नहीं होते। स्केलेटन, हमारे शरीर में एक पूरा स्केलेटन सिस्टम होता है। इसमें अलग अलग टाइप की, अलग अलग साइज़ की कई हड्डियां होती हैं। छोटी छोटी बड़ी हड्डियां सब मिला के टोटल 206 हड्डियां होती हैं हमारे अडल्ट ह्यूमन के शरीर में। बच्चों में थोड़ी ज़्यादा हड्डियां होती हैं। एक बोन का कलेक्टिव सिस्टम होता है जिसे कार्पसल्स कहते हैं, जो बहुत सारी छोटे छोटे हड्डियों को मिला के एक सिस्टम बनता है।
जैसे हाथ की हड्डी के पूरे सिस्टम को कार्पसल्स कहते हैं। ये एक रिब केज का एग्जांपल है। इसके अंदर हमारे बहुत क्रूशियल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, फेफड़े हो गए जिसमें लंग्स कहते हैं, और लीवर हो गया। तो इन सब को प्रोटेक्शन देने के लिए ये रिब केज होता है। टोटल 12 हड्डियाँ होती हैं पर साइड, जैसे 12 यहाँ और 12 यहाँ। इसमें से 2 हड्डियाँ जो नीचे होती हैं, जो रिब केज की होती हैं, वो लूज़ होती हैं, वो कहीं कनेक्टेड नहीं होती है, और ऊपर की 10 आपस में कनेक्टेड होती हैं। एक बड़ा सा बोन होता है हमारे कंधे के ऊपर, जिसे शोल्डर बोन कहते हैं। ये सपोर्ट देने के लिए होता है। एक बैक बोन होती है जो हमारे शरीर में होती है, जो पूरे शरीर को एक मजबूती प्रदान करती है, जिसके अंदर कई छोटी 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 हड्डियाँ होती हैं जो सिर से लेके नीचे दोनों पैरों तक कनेक्ट होती हैं। ये जो बहुत क्रूशियल पार्ट होता है हमारे शरीर के, जो बोन, जो स्केलेटन है उसका। ये पेल्विक बोन होता है जो कमर के आसपास का हिस्सा होता है। एक्चुअली ये जो हिस्सा होता है ये इंसान का जेंडर पहचानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम इतिहासकार जो पुराने मानव होते थे, उनकी हड्डियों की अगर जांच पड़ताल करते थे, तो सबसे पहले वो इसी को देख के जेंडर डिसाइड कर लेते थे कि किस जो हड्डियां हैं वो आदमी की हैं या औरत की हैं। जो सर का हिस्सा होता है, जिसे खोपड़ी कहते हैं इसमें हिंदी में, इसे स्कल इंग्लिश में कहते हैं। ये स्कल बोन होता है, कई कई हड्डियों का जोड़ होता है। कार्टिलेज वो होता है जो नरम मांस होता है, नरम जो हड्डी का टुकड़ा होता है। हड्डियों के बीच में जो एक नरम हड्डी होती है उसे कार्टिलेज कहते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कार्टिलेज का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो कान के आसपास जो मजबूत हिस्सा है, उसे कार्टिलेज कहते हैं। मसल्स के हड्डियों के आसपास ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं। मसल्स हमें मजबूती प्रदान करते हैं। कौन, जैसे अगर हम हाथ सीधा रखें तो मसल्स सीधी होती हैं। अगर हम ऊपर हाथ अगर हम मोड़ेंगे तो इससे क्या होता है, ऊपर की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें। तो जो हाथ में हम मूवमेंट कर पाते हैं उसकी वजह से। अब अर्थवर्म के शरीर के बारे में जानते हैं। अर्थवर्म जो होती है वो मूव कैसे करती है। एक्चुअली उसके मूवमेंट के बारे में लिखा हुआ है। अर्थवर्म के शरीर में बहुत सारे रिंग जॉइंट्स होते हैं जो एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने शरीर को एक तरह से फुलाते हैं और फिर दूसरे तरीके से रिलीज़ करते जाते हैं। तो ये आप पहले तो यहाँ पे अपने शरीर को इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर उसी को धीरे धीरे रिलीज़ करता जाएगा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ के इसी तरीके से अपने बॉडी मूवमेंट ये करता है अलग अलग तरीके से। जैसे ये स्नेल है, स्नेल का बॉडी मूवमेंट भी कुछ इसी तरीके से होता है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये एक छोटा सा लिक्विड सा छोड़ते हुए चला जाता है, जिससे जो लिक्विड ही इसने शरीर से छोड़ा है तो फ्रिक्शन को कम कर देता है। तो इसमें थ्योरी में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी में भी वही चीज़ लिखी हुई है, हमें समझना ज़रूरी है एक्चुअली। अब कॉकरोच के बारे में जानते हैं। कॉकरोच बहुत अलग टाइप का एनिमल है। इसमें कोई हड्डियाँ नहीं होती है एक्चुअली। इसमें बाहर के एक आउटर शेल होता है जो हार्ड होता है। इसमें कहा जाता है कि कॉकरोच को अगर हम मसल दें तो फिर वो ज़िंदा हो जाता है। कॉकरोच के शरीर के बारे में लिखा हुआ है, इतना कुछ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बर्ड्स है, बर्ड्स का जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हाथ की हड्डियों की जगह इनको एक छोटी सी हड्डी होती है जो बहुत मजबूत होती है। इसमें पंख जुड़े होते हैं। इनका जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है ऐसा है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फ़िश होती है, जो फ़िश है उसका शरीर बिल्कुल पानी में तैरने के लिए बना होता है। एक सर का हिस्सा है, फिर पंख हैं जो सिर्फ मूवमेंट के लिए होती है, ये डायरेक्शन देने के लिए विंग्स होती है नीचे। तो इनका जो शरीर होता है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइंड शरीर होता है। स्ट्रीमलाइंड मतलब तैरने के लिए बना हुआ। जो मैंने अभी कहा वही ये थ्योरी में लिखी हुई है, किस तरीके से मछली पानी में मूव करती है अपनी
पूंछ के है इससे मूव करके, जैसे इस तरह को मूव किया तो पानी जो है वो पानी का जो धक्का है वो आगे की तरफ होता है। अब जो सांप है वो किस तरीके से मूव करता है, जैसे आपने देखा ही होगा सांप है वो सांप का चलना, जो स्नेक होता है वो सरसरा के चलता है। सरसरा के चलना मतलब कर्व बना बना के चलता है। इसके जो कर्वी शरीर है, जैसे ये है तो एक कर्व, इस कर्व को ये वाला कर्व पुश करेगा तो कर्व से एक फॉरवर्ड मूवमेंट बनाता है ये। इस तरीके से सांप अपना मूवमेंट आगे की तरफ करता है। ग्रीक फिलोसोफर हैं एरिस्टोटल, उन्होंने एक बुक लिखी है द गैट ऑफ एनिमल्स। उसके बारे में उसमें इन्होंने लिखा है कि अलग अलग तरह के एनिमल के अलग अलग शरीर होते हैं, किस तरीके से वो अपने हैबिटेट में प्रॉपर लिव जो तरीका है घूमने फिरने के लिए अपने शरीर को डेवलप कर चुके हैं। ये एरिस्टोटल के बारे में हम आगे जानेंगे, बहुत बड़े अच्छे फिलोसोफर थे। अब योगा के बारे में जानते हैं। योगा बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारी एंशंट मेडिकल साइंस है उसमें योगा का बहुत इम्पोर्टेंस है। योगा से शरीर तंदुरुस्त होता है, ये इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। जैसे डिक्लेयर जो यूनाइटेड नेशन है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया हुआ है। इस दिन बहुत सारे लोग, दुनिया भर के लोग कलेक्टिवली योगा परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। चलिए अब चैप्टर 9 शुरू करते हैं। चैप्टर 9 में हम जानेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके हैबिटेट्स के बारे में, किस तरीके से वो अलग अलग इन्वायरमेंट में जीते हैं, वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं और कहाँ कहाँ अलग अलग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे पहेली और बूझो जो कैरेक्टर हैं इस किताब के, जो साइंस के बारे में जान रहे हैं, तो किस तरीके से वो घूम घूम के अलग अलग जगह जा रहे थे, किस तरीके से अलग अलग जगह, जैसे ओक ट्री है, पाइन ट्री है, देवदार, ये अलग अलग जगह मिलते हैं। इन्हें पाइन पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं, ये ओक और देवदार मैदानी इलाकों में मिलते हैं। वो किस तरीके से आगे राजस्थान के डेज़र्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो पेड़ पौधों की जो प्रजाति है वो किस तरीके से अलग अलग होती जाती है। जैसे जैसे वो अलग अलग जगह बढ़ते जाते हैं तो उनका मौसम भी बदलता जाता है। तो जैसे जैसे मौसम और जगह के हिसाब से ऑर्गेनिज़म भी चेंज होते जाते हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं। तो यही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज़म अलग अलग जगह पे कैसे पाए जाते हैं, जैसे कि आप डेज़र्ट में चले जाएंगे तो आपको ऊँट मिलेंगे, ऊँट मतलब कैमल। और जिस तरीके से आप अगर समुद्री इलाके में जाएंगे, बीच में जाएंगे, तो वहाँ आपको क्रैब्स मिलेंगे जो केकड़े होते हैं। वहाँ पे आपको फ़िशरमैन मिलेंगे जो वहाँ रहते हैं। इन दोनों ही जगहों पे जो प्लांट मिलते हैं वो अलग, बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं। जिस तरीके से रेगिस्तान में एकदम झाड़ियाँ और कांटेदार पेड़ पौधे मिलते हैं, अगर आप समुद्री इलाके में जाएंगे तो समुद्री इलाके में बहुत हरे भरे घने जंगल टाइप के पेड़ पौधे और झाड़ियाँ मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए है। हैबिटेट एंड देयर अडेप्टेशन, किस तरीके से जो ऑर्गेनिज़म है वो अपने हैबिटेट में रहते हैं और किस तरीके से वो नए हैबिटेट में अडेप्ट कर जाते हैं अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो। जिस तरीके से समंदर में जैसे सबको पता है समंदर का पानी खारा होता है, सलाइन वाटर होता है। तो वहाँ जो रहने वाले ऑर्गेनिज़म है, वहाँ जो रहने वाले प्लांट है, जो वहाँ प्लांट उगते हैं, वो जो पानी में घुला हुआ हवा है, मतलब पानी में ही हवा घुली होती है, CO2 और ऑक्सीजन, ये सब पानी में ही मिला होता है। तो उस पानी से ही वो अपना ऑक्सीजन और CO2 की, जैसे ऑर्गेनिज़म है तो वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे और जो प्लांट है वो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डेज़र्ट में बहुत कम पानी अवेलेबल होता है, तो वहाँ के जो प्लांट है तो वो प्लांट बहुत सूखे होते हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, वैक्सी लीव्स होती हैं और कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। इससे वो पानी का जो
ज़रूरतें हैं वो बहुत लिमिटेड तरीके से इस्तेमाल करते हैं पानी को। जो एनिमल होते हैं, एनिमल जो होते हैं वो डेज़र्ट में सुरंग जो बिल बना के रहते हैं अंदर। जैसे आगे देखते हैं, यहाँ कहीं होगा फ़ोटो। इस तरीके से वो जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान ऊपर बहुत गर्मी होती है, तो जो सरफेस होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे, तो वहाँ एनिमल रहते हैं तो उसकी स्किन जल जाएगी। तो वो ज़मीन के अंदर इस तरीके से सुरंग बना के रहते हैं। जैसे सांप हो गया, सांप तो सुरंग बनाता नहीं है, तो वो जो चूहे हैं, चूहे और अलग तरीके के जानवर अपने लिए खोद खोद के सुरंग बनाते हैं, और सांप उन जाके कब्ज़ा कर लेता है, या तो इन्हें खा के या फिर इन्हें भगा के। इस तरीके से जो डेज़र्ट में है वो एनिमल रहते हैं। जिस तरीके से जो कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर है वो डेज़र्ट में सर्वाइव करने के लिए बना है। उनका जो कुबड़ होता है ऊपर की तरफ जो निकला होता है, वहाँ वो पानी स्टोर करके चलते हैं। और उनके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं। तो गद्देदार जो पैर होते हैं, तो गद्देदार पैर रेत में चलने के लिए बहुत आसान होते हैं। जैसे हम चलेंगे तो हमारे पैर रेत में घुस जाते हैं, बट जो कैमल होते हैं उनके पैर नहीं घुसते। आगे बढ़ते हैं। जो रेगिस्तान में रहने वाले जानवर होते हैं वो बहुत कम पेशाब करते हैं। जो यूरिन होता है वो एक्सक्रीट करते हैं, बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी बचाना होता है। और जो पसीना होता है वो भी, जो रेगिस्तान में रहने वाले जानवर होते हैं उनको पसीना ही बहुत कम आता है। इस तरीके से कैमल जैसे जानवर हैं बहुत दिनों तक रेगिस्तान में सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे पानी में रहने वाले जो मछलियाँ होती हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। बॉडी स्ट्रक्चर उनका कॉमन एक जो फीचर होता है उनके बॉडी का, वो बहुत कॉमन होता है कि वो स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होता है, जो पानी में तैरने के लिए बहुत आसान होता है। उनके स्केल्स बहुत चिपचिपे होते हैं, तो उसमें से पानी बहुत आसानी से फ़्लो कर जाता है। मछलियों के बॉडी बहुत अलग अलग तरीके के शेप होते हैं। ये मछलियाँ बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मछलियाँ हैं, उनके शेप अलग हैं, बट वो उनका जो स्ट्रीमलाइन एक पानी में तैरने के लिए जो शरीर बना है वो एकदम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। अब कुछ कीवर्ड्स जानते हैं। हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है? एक एरिया है जहाँ ऑर्गेनिज़म रहते हैं। होम प्लेस कहा जाता है। जिस तरीके से जो कैमल है वो रेगिस्तान में ही पाया जाता है कॉमनली, ये हमें समंदर के किनारे बहुत कम दिखेंगे, या फिर सवाना के जंगलों में जो जंगल है वहाँ कम मिलते हैं, बट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलेंगे। ये पानी में ही मिलते हैं, बाहर तो खैर मछलियाँ मिलती ही नहीं है। इस तरीके से इनका हैबिटेट, लोकल हैबिटेट, ऊँट का हैबिटेट रेगिस्तान है, और मछलियों का हैबिटेट पानी। जो प्लांट और एनिमल जो धरती पे रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, उन्हें टेरेस्टोरियल हैबिटेट होता है उनका। और जो पानी में रहने वाले हैं उनका टेरेस्टोरियल हैबिटेट नहीं होता, उनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है। एक्वेटिक हैबिटेट। हैबिटेट भी दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। जो हैबिटेट जहाँ ऑर्गेनिज़म है, जो लिविंग एनिमल होते हैं या प्लांट होते हैं, जहाँ वो रहते हैं, वो बायोटिक हैबिटेट कहलाता है, बायोटिक हैबिटेट। और जहाँ पे जहाँ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, वो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उस हैबिटेट के। जर्मिनेटेड मतलब जो बीज होते हैं, जर्मिनेशन का प्रोसेस, जहाँ जो सीड डेड फॉर्म में होता है, अगर उसको मॉइस्चर मिल जाता है तो वो स्प्राउट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ दिया हुआ है कैसे अलग अलग कंडीशन में सीड स्प्राउट करते हैं कि नहीं, फ्रिज में रख के, कपबोर्ड में, अलमारी में। ये तो बच्चों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ एनिमल जो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेट में कभी कभी सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ एनिमल बहुत हॉट कंडीशन में रहते हैं,
कुछ एनिमल बहुत कोल्ड कंडीशन में रहते हैं, तो कैसे रह पाते हैं? ये जो एनिमल के सरवाइव करने की जो इंस्टिंक्ट है उसे अडेप्टेशन कहते हैं। अगर कोई एनिमल, कई ये अडेप्टेशन की जो प्रोसेस है कई सदियों से चली आती है, जैसे साल बाय साल अगर कोई रीजन अपने आप ठंडा होता जा रहा है तो वहाँ पे रहने वाले एनिमल धीरे 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 उस कंडीशन के लिए सरवाइव करना शुरू कर जाते हैं और अडेप्ट कर जाते हैं। चलिए, चलो, ये वही लिखा है जो अभी मैंने कहा, ठीक है। जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट में के बारे में जानते हैं। जो डेज़र्ट है, डेज़र्ट ऑब्वियसली बहुत कोल्ड होता है, यहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ह्यूमिडिटी होती है। तो यहाँ पे जो प्लांट है, जैसे देख सकते हैं आप, सूखी झाड़ियाँ होती हैं, ये कैक्टस का पौधा है, ये बिल्कुल वाटर लूज़ नहीं करते एनवायरनमेंट में, ये सर्वाइव करते हैं डेज़र्ट में। जिस तरीके से कैमल होता है, कैमल के पैर होते हैं तो वो ग्राउंड से अपने शरीर को दूर रख सकते हैं, तो उनके शरीर जलते नहीं हैं। तो और जो रैट होते हैं, जो स्नेक, रैट और स्नेक्स, इनके पैर नहीं होते हैं, तो अगर ये सरफेस में होंगे तो इनका शरीर जल जाएगा, क्योंकि सरफेस में बहुत टेम्परेचर हाई होता है। तो ये बिल बना के अंदर धरती के अंदर रहते हैं ताकि ये हाई टेम्परेचर से बचे रहें। अब डेज़र्ट प्लांट लूज़ वेरी लिटिल वाटर, ये बहुत जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है जिससे पानी इवेपोरेट होता है, तो वो बहुत कम करते हैं, जिससे वो पानी मैक्सिमम अपना बचा लेते हैं अंदर ही। इस पैराग्राफ पे एक बार यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। जैसे ये कंसेप्ट ही है, एक डेज़र्ट में प्लांट कैसे सरवाइव करता है, तो ऑब्वियस सी बात है पानी बहुत कम लूज़ करेगा, उसका जो लीव्स हैं बहुत कम होंगे, बहुत थॉर्नी होती है, कांटेदार होते हैं, पत्तियां कम होती है। इस तरीके से हम कंसेप्ट द्वारा भी आंसर दे सकते हैं, बट जो एनसीईआरटी है वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही बनाई गई है। तो ज़रूरी चीज़ें देखते चलते हैं। माउंटेनियस रीजन, माउंटेन के रीजन है, उसमें बहुत तरीके के वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स रहते हैं। अब माउंटेन में क्या होता है, माउंटेन में नॉर्मली अगर बहुत ऊंचा माउंटेन होगा तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जो प्लांट और एनिमल माउंटेन में रहते हैं, और ठंड भी होती है, जहाँ जितना ऊपर जाते हैं हम ऑक्सीजन कम होती जाती है और गर्मी कम होती जाती है। तो वहाँ रहने वाले जो प्लांट और एनिमल हैं वो अपने आप को उस कंडीशन के लिए अडेप्ट कर चुके हैं। जैसे ठंड के लिए ये जो तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड कहते हैं जिसे, वो पहाड़ में रहता है, पहाड़ों में जहाँ बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ में रहने के लिए इसने फर डेवलप कर चुका है, ये अच्छे तरीके से बाल हो गए हैं, तो ये ठंड नहीं लगती। किस तरीके से जो याक होता है, याक ने अपने शरीर के अंदर कुछ एक लेयर होती है चर्बी की और बाल होते हैं जिससे उसे ठंड नहीं लगती, ये याक है। ये माउंटेनियस रीजन में रहने वाले कुछ एनिमल्स का एग्जांपल है, स्नो लेपर्ड हो गया, याक हो गया, ये भेड़ हो गई, जैसे माउंटेन गोट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वही दिया हुआ है कि किस तरीके से गोट के जो पैर होते हैं वो इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं कि वो पत्थर पे और बर्फ़ में आसानी से चले जा सकें। चलिए ग्रास लैंड के बारे में जानते हैं। ग्रास लैंड प्लेन सरफेस होता है जहाँ बिल्कुल माउंटेन नहीं होते, पानी नहीं होता, पानी कहीं कहीं होता है, बट ग्रास लैंड में नॉर्मली पेड़ पौधे नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं। तो ग्रास लैंड में किस तरह के एनिमल रहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ग्रास लैंड में शेर रहते हैं, जो लायन होते हैं, लायन रहते हैं। लायन जो जानवर है वो हंट करते हैं, वो शिकार करते हैं, जो डियर होते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रास लैंड में रहने के लिए इन जानवरों ने अपने आप को इवॉल्व किया है। जिस तरीके से लायन का कलर देख सकते हैं आप, लायन का कलर अपने बैकग्राउंड से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये शिकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो छुप के शिकार करते हैं। इसी तरीके से डियर जो हिरन है उसमें भी यही डेवलपमेंट हो चुका है, वो घास में
अगर चल रहे हैं तो वो एक तरीके से वो मिक्स हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। कैमोफ्लाज कहते हैं इसे इंग्लिश में, अपने वातावरण में घुल मिल जाना और बिल्कुल दिखाई ना देना। किस तरीके से लायन के क्लॉस होते हैं शिकार को दबोचने के लिए, ताकि वो आसानी से शिकार को पकड़ सकें। जो शिकार जैसे ग्रासलैंड में शेर और हिरन पाए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? जो एनिमल जिनका शिकार किया जाता है, जो प्लांट और ग्रास पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उन्हें प्रे कहते हैं। जैसे कि हिरन हो गया, हिरन एक प्रे है। और जो प्रे के ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, जैसे लायन है, वो अपना शिकार करके ही खाना खाएगा, तो उसे प्रेडेटर कहते हैं, जो शिकारी जानवर होते हैं। इस पैराग्राफ में सारा कुछ ऐसे ही है, जैसे कि एनवायरनमेंट में, जो प्रकृति में हर सबको अलग अलग एडवांटेज है। जैसे कि हिरन को तेज़ भागने का एडवांटेज होता है, वो तेज़ भाग के आगे निकल सकती हैं। जो लायन होता है वो ज़्यादा देर तेज़ नहीं भाग सकता, तो पर ये छुप के शिकार कर सकता है, बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है एनवायरनमेंट में। उसी तरीके से हिरन को बहुत तेज़ कान दिए हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो दोनों को अलग अलग एडवांटेज हैं और बराबर का मौका मिलता है सरवाइव करने के लिए। एक जो नॉर्मल सी इंस्टिंक्ट होती है कि शेर कितनी बेरहमी से मार के खा जाता है, तो इतना आसान नहीं है, प्रकृति सबको बराबर मौका देती है। चलिए, सम एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो ओशियन, जो सबसे बड़ा एक्वेटिक हैबिटेट है। ओशियन में किस तरीके से मछलियाँ होती हैं, उनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है, तो वो बहुत आसानी से पानी में तैर सकती हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो पानी में डिज़ोल्व होता है, तो वो अपने गिल्स से ऑक्सीजन, जो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, उसी को इस्तेमाल करते हैं। जो डॉल्फिन होती है और व्हेल होती है, वो पानी से ब्रीथ करके ऑक्सीजन नहीं लेती। वो समय समय पे सरफेस में आके, एक होल होता है उनके सर में, जैसे ये डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन के सर पे एक छेद सा होता है, जिससे वो आके सरफेस में आके पानी ऑक्सीजन हवा लेती है अंदर और फिर सरफेस पे चले, इसे ब्लो होल कहते हैं। इनके पास गिल्स नहीं होते जो पानी से ऑक्सीजन को निकाल सकें। पॉन्ड्स एंड लेक, ये अनदर टाइप ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट है। इस तरीके से पॉन्ड में जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, जैसे ये एक कमल का पेड़ है, जो ज़मीन से, जो इसके जड़ होते हैं वो ज़मीन पे होते हैं। कुछ अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, जो अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनकी जड़ें धरती पे नहीं होती, वो पानी में ही होती है। कुछ प्लांट का सारा पार्ट पानी के अंदर ही सबमर्ज होता है, कुछ का पार्ट जैसे कुछ हवा में भी है, कुछ पानी में भी है, कुछ ज़मीन पे भी है। ये इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये पॉन्ड्स और लेक का हैबिटेट है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी मिलते हैं। अब यही चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अलग अलग ऑर्गेनिज़म के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये कुछ पहेली और बूझों के लिए कुछ कहानी लिखी है, ये भी सेम। अलग अलग ऑर्गेनिज़म के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। क्या सारे ही ऑर्गेनिज़म को फूड चाहिए होता है? हाँ, किसी भी एनिमल को सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए होता है। ये सब पहेली और बूझों के लिए क्वेश्चंस हैं। डू ऑल एनिमल शो ग्रोथ्स? जैसे हम जानते हैं कि इंसान हमेशा ग्रो करता है, पैदा होता है तो बच्चा होता है, फिर धीरे 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 बड़ा हो जाता है। यही चीज़ इंग्लिश में है। इसी तरीके से चिकन भी वो अंडे से निकल के बड़ा होता जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? क्या सारे ही ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिस तरीके से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट में ये प्रोसेस उल्टी होती है।
यही चीज़ इंग्लिश में चलिए। किस तरीके से मछलियाँ अपने गिल से ऑक्सीजन लेती हैं, हम इंसान अपने फेफड़ों से लेते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं और उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। जिस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होता जाता है तो हम उन चेंजेस के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उन रिस्पॉन्सेस को स्टिमुली कहा जाता है। जैसे कि हम अगर ठंड आ रही है, गर्मी से हम ठंड की तरफ बढ़ते हैं तो किस तरीके से हमारी बॉडी में कपकपी से शुरू हो जाती है, जो अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं, कुछ भी चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में, उसे स्टिमुली कहा जाता है। ये चेंजेस सडन भी हो सकते हैं। जिस तरीके से एनिमल के ऊपर अगर हम ब्राइट लाइट छोड़ते हैं तो एकदम तुरंत से भाग जाते हैं। ये छोटे छोटे स्टिमुलीज होती हैं। चलिए, डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या प्लांट में भी स्टिमुली होता है? हाँ जी, होता है बिल्कुल। जैसे छुई मुई का पेड़ हम सब ने देखा होगा, उनकी पत्तियों को छूने से उनकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं और कुछ तरीके से कुछ फ्लावर है वो रात में ही खिलते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसी टच मी नॉट जो है जैसे छुई मुई का है, वो सब चीज़ें हैं। प्लांट भी स्टिमुली रिस्पॉन्स देते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? ये क्वेश्चन है पहेली और बूझों के लिए। एक्टिविटी भी पहेली और बूझों के लिए है, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक एग्ज़ाम्पल है किस तरीके से प्लांट है वो सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम छाँव में प्लांट को रख देते हैं तो ये जो पत्तियां हैं वो खिड़की की तरफ मूव करने लगती हैं, क्योंकि इन्हें जो सूरज की रोशनी है उससे वो अपना खाना बनाती है। ये चिड़िया है, जैसे बर्ड है, इसने 5 अंडे दिए हुए हैं, 5 अंडे हैं और यहाँ पे सिर्फ 3 ही बच्चे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिप्रोडक्शन है प्रोसेस, वो कहीं ना कहीं बीच में टर्मिनेट हो जाती है, तो वो हैचिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। डू ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड? ये क्वेश्चन है पहेली और बूझों के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं हमारे शरीर में या एनिमल के शरीर में, उसे बाहर निकाल देती हैं। जिस तरीके से यूरिनेशन है और पसीना निकलना है, अलग अलग तरीके से हम अनवांटेड चीज़ें बाहर निकाल देते हैं। ये हर तरह के एनिमल में होता है, प्लांट में भी होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिस तरीके से एनिमल जो होते हैं अपने न्यू जो बच्चे होते हैं उन्हें रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है, जो या तो अंडे के द्वारा होता है और दूसरा बर्थ के द्वारा। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सीड्स के द्वारा होता है। जो बीज होते हैं, बीज को हम बो देते हैं तो वो स्प्राउट होके नए प्लांट बन जाते हैं। इस तरीके से जब हम सीड को ज़मीन पे गाड़ देते हैं तो वो धीरे 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 प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सम प्लांट होते हैं जो अपने खुद के पार्ट से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस तरीके से ये आलू है, आलू एक जड़ का पार्ट होता है, तो अगर हम आलू को ही धरती में गाड़ देते हैं तो उसमें बड्स निकलते हैं। वो जितने भी बड निकलते हैं वही आपस में बंटते जाते हैं और इस तरीके से आलू भी जड़ में ही उनकी संख्या बढ़ती जाती है। इस तरीके से प्लांट में अलग अलग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। क्या सारे ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं? ये प्लांट होते हैं वो कभी मूव नहीं करते, वो हमेशा एक ही जगह पे होते हैं। जहाँ उन्होंने जड़ जमा ली तो वो ज़िंदगी भर वहीं रहते हैं, जब तक उन्हें कोई उखाड़ ना दे या फिर उनके जड़ आंधी तूफान से निकल ना जाए। पर जो ऑर्गेनिज़म होते हैं जनरली, जो हम जैसे इंसान हैं या जानवर हैं, वो मूव करते रहते हैं डेफिनेटली। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो तो बिल्कुल मूव नहीं करती, अनलेस उसमें कुछ मैकेनिकल पार्ट हो, जैसे कार और बस में, जो फ्यूल की मदद से उसे बर्न करके मूव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये सब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिस्क्रिप्शन है, तो ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
व्हाट देन लाइफ, मतलब जीवन क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, ये लिखा हुआ है इसमें। जैसा कि जो सीड्स होते हैं, अगर सीड्स में हम देखेंगे तो वो जब इनएक्टिव होते हैं, सूखे पड़े होते हैं, तब भी उनमें तो हल्की बहुत माइनर सी एक्टिविटी होती है रेस्पिरेशन की। प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिर करते हैं एक ही जगह पे खड़े होके। एनिमल्स हैं कई जगह, कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि सर्दियों में 6-6 महीने एक ही जगह पड़े रहते हैं, बहुत लिटिल मूवमेंट के साथ। जो उनका हार्ट होता है बहुत स्लो गति से बीट करता है और वो धीरे धीरे सांस लेते हैं। तो इस तरीके से वो जीवन क्या है, ये सवाल जो है ये बहुत मुश्किल है। हम इसका जवाब धीरे धीरे समझेंगे। तो बट एक चीज़ याद रखिए, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, और इसको जीते चलिए। चलिए चैप्टर 9 फिनिश होता है यहीं पे।